जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेलों का संयोजन, उस पर हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन किस तरह से किया जाता है और फिर उसमें धारा का प्रवाह किस तरह से होता है। तो विद्यार्थियों, किसी भी सेलों का जो संयोजन किया जाता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। हम आज विद्यार्थियों इस वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है या कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब किसी भी परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ संयोजित किया जाता है तो उसे हम सेलों का संयोजन कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं सेलों का जो धन सिरा है उसके दूसरे सिरे के ऋण सिरे से हम संयोजित करते हुए इस क्रमानुसार चलते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जब सेलों का श्रेणी ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर फिगर में भी बना रखा है। हमारे पास एक सेल यहाँ पर है, एक सेल हमारा ये है और एक सेल यहाँ है, और यहाँ पर हमने n सेलों तक के सेलों को हमने जोड़ रखा है, जिसमें से अगर हम पहले सेल की बात करें तो उसका जो ये लंबी वाली रेखा है इसको प्लस सिरा और इसको छोटी वाली रेखा को हम ऋण सिरा कहते हैं। अब इस ऋण सिरे का अगर इस ऋण सिरे को दूसरे वाले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है, फिर इस दूसरे वाले सेल के ऋण सिरे को अगले वाले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस तरह के संयोजन को हम कहते हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन किया गया है। और फिर इस श्रेणी क्रम संयोजन में हमने विद्यार्थियों यहाँ पर लिख रखा है कि इस तरह के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब विद्यार्थियों, हमने माना n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ हमने n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट डॉट कर रखा है। इसका मतलब है कि इसमें कई सेल जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सेल जोड़ने के दो या दो से अधिक सेलों को आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्रम से जोड़ा जाता है जिसके प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है, यानी इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। विद्यार्थियों, इसका जो विद्युत वाहक बल है उसे हम E से डिनोट करते हैं, और इस परिपथ में एक लोडर प्रतिरोध जिसे R से या बाह्य प्रतिरोध जिसे कहा जाता है उसे R से प्रदर्शित किया गया, और इसको धारा प्रवाह के लिए यहाँ पर एक कुंजी लगा दी गई। अब विद्यार्थियों, इस चित्र का अध्ययन करने के बाद अब हमें बारी बारी से हमें ये ज्ञात करना है कि किस तरह से हम किसी भी सेल में जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान कैसे प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि प्रत्येक सेलों में प्रवाहित होने वाला जो विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक सेल में विद्युत वाहक बल, जिसे E से डिनोट करते हैं, यानी E बराबर हमें निकालना है, क्योंकि विद्यार्थियों इसमें भी देखें विद्युत वाहक बल E है, इसमें भी E है और इसमें भी। इस तरह से हम जितने भी n प्रतिरोध जोड़े हैं उन सब में विद्युत वाहक बल E है। यदि विद्यार्थियों एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेलों का हम n से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा परिपथ में जितने भी सेल लगे हुए हैं सभी का कुल प्रतिरोध निकल करके, कुल विद्युत वाहक निकल करके चला आता है। यानी यदि हम इसका विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल में विद्युत वाहक बल जो लगा हुआ है उसका कुल विद्युत वाहक बल यदि हम प्राप्त करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं E गुणे n। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर NE। ये हमें प्राप्त होता है कुल विद्युत वाहक बल। इसी तरह से विद्यार्थियों, इस परिपथ में जो आंतरिक प्रतिरोध, सेलों में जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका यदि हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर n आंतरिक प्रतिरोध है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, यानी R बराबर हमारे पास आ जाएगा NR, यानी ये हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध है और ये हमारा कुल विद्युत वाहक बल है। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हम पूरे तुल्य प्रतिरोध की बात करें, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध की बात करें, तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के योग को ही हम कहते हैं ये तुल्य प्रतिरोध है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेलों का
परिपथ का, यहाँ पे लिख लेंगे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम इस R को और फिर इस एन आर को, इसको यानी आंतरिक प्रतिरोध को और बाह्य प्रतिरोध को जब जोड़ देंगे हमें तुल्य प्रतिरोध निकल करके प्राप्त हो जाता है R प्लस एन आर। ये हमारा कुल प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कुल विद्युत वाहक बल है। विद्यार्थियों, क्योंकि इस परिपथ में हम जैसे ही यहाँ पर कुंजी ऑन करते हैं इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा प्रवाहित होने पर इसमें जो कुल धारा का मान होगा उसे हम लिखेंगे परिपथ में, यहाँ लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर होता है कुल सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, और बटे में यहाँ पर लिखेंगे हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अगर हम सेलों का कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त करें तो हमने यहाँ पर प्राप्त रखा है एन ई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसको एन ई, और बटे में अगर हम परिपथ की बात करें तो परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है हमने निकाल रखा है R प्लस एन आर। इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पर आप ये मान प्राप्त कर सकते हैं, यदि किसी भी सेलों का श्रेणी क्रम में जो संयोजन किया जाता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो I बराबर एन ई बटे R प्लस एन आर होता है। यदि विद्यार्थियों इसकी विशेष स्थिति को हम देखें तो विशेष स्थिति में हमें यहाँ पर थोड़ा सा और प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में स्थिति नंबर 1 देखिएगा। उसके लिए यदि हम इस एन आर का मान बहुत ही नगण्य कर दें, बहुत ही कम कर दें, तब इसमें धारा प्रवाहित होने वाला जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिखें यदि एन आर ये बहुत छोटा है अपेक्षा आर के, तब एन आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर हमें मान प्राप्त होगा I बराबर एन ई और बटे में R, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जब इसमें 0 ऐड करेंगे तब ये I बराबर हो जाएगा एन ई बटे में R। एक स्थिति यह तब होगी जबकि बाह्य प्रतिरोध के हिसाब से वहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध एकदम नगण्य यानी 0 हो, तब हमें धारा का मान प्राप्त होगा एन ई बटे में R। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति हम यहाँ पर लिख देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम उसके बाद प्लेस खाली करेंगे, और फिर हम इसको देख रहे हैं द्वितीय स्थिति में। यहाँ पर हम लिखने के लिए तो दूसरी स्थिति में, यहाँ पर दूसरी स्थिति, और दूसरी स्थिति में यदि हम अब की बार R को एन आर की अपेक्षा बहुत छोटा मान लें, एन आर की अपेक्षा बहुत छोटा मान लें, तब R बराबर 0 हो जाएगा, और उस परिस्थितियों में I बराबर एन ई और बटे में R प्लस एन ई। अब यहाँ पर R की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो I बराबर यहाँ हो जाएगा एन ई और बटे में R की जगह पे हम 0 लगाएंगे, 0 प्लस एन ई, और फिर हम यहाँ प्राप्त करेंगे I बराबर एन ई और बटे में, सॉरी यहाँ पर एन आर है क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है, इसको एन आर कर लीजिए, और एन आर। अब एन से एन कट जाएगा और I हमें प्राप्त होगा ई बटे आर। तो इस तरह से विशेष स्थितियों में भी हम धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं कि जब कि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाए या कि बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो जाए, तब धारा का मान कितना आता है, और फिर जब हम सब सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो उसका जो धारा का मान आता है I बराबर एन ई बटे एन प्लस आर। तो विद्यार्थियों, ये था श्रेणी क्रम संयोजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।